जय हिंद दोस्तों। 20 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को। तो अभी हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो नाइटहुड एक प्रकार का सम्मान होता है जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। तो यह सम्मान प्रदान किया गया है अभी हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। तो उन्हें यह सम्मान भारत और ब्रिटेन के बीच के जो व्यापार संबंध हैं उनमें उनकी सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों, एन चंद्रशेखरन से पहले यह सम्मान रतन टाटा जी को भी दिया गया था और पंडित रविशंकर जी को भी प्रदान किया गया था। पंडित रविशंकर जी के बारे में आपको याद रखना है कि यह भारत के एक प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। टाटा समूह की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान डिस्कस करते हैं, पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। और दोस्तों, वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 साई परांजपे को प्रदान किया गया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 मिला है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है अभी हाल ही में प्रतिभा सतपथी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अपर्णा सेन को। 32वें एजू थाचन अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है एन एच माधवन को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 प्रदान किया गया है पंडित स्वपन चौधरी को। ये मध्य प्रदेश में प्रदान किया गया है। 34वां जेडी बिरला पुरस्कार दिया गया है सुबी जैकब जॉर्ज को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 दिया गया है माधव गाडविल को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है नीला इब्राहिम को। तो ये सभी पुरस्कार आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड की जाएंगी उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर हर महीने मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया जाता है। जैसे जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इस ई बुक को आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता जी। तो रेखा गुप्ता जी को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रवेश वर्मा है वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। तीसरी थी आतिशी। और अब चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की 9वीं सीएम बनी है। ठीक है, तो 9वें नंबर की सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी की बात करें तो दोस्तों, वह शालीमार बाग से चुनकर आई हुई हैं और वो दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं। पहली बार ही विधायक बनी है और पहली बार की विधायक बनने के साथ साथ वो सीएम भी बन गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो अभी हुआ था इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीते हैं। यानी कि जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो बीजेपी ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया है। दिल्ली की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 36 है। यानी जिस पार्टी को 36 सीटें मिल जाएंगी उसकी सरकार बनेगी। तो बीजेपी ने इस बार आसानी से सरकार बना ली है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी,
उसने इस चुनाव में केवल 22 सीटें जीती हैं। ठीक है, अभी तक वो पिछले 10 सालों से सत्ता में रही है, लेकिन अब ये सत्ता छिन गई है और बीजेपी को सत्ता पहुंच गई है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 17 मार्च 1952 को भाग सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित की गई थी। दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय दिल्ली में कुल 48 सीटें हुआ करती थीं। अब कितनी हो गई हैं? 70 हो गई हैं। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस रोग को समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा गिनी। तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा गिनी देश को गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस रोग से मुक्त घोषित किया गया है। इस रोग को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है और ये सेसी मक्खियों के काटने से फैलता है और यह बीमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। और दोस्तों, इस बीमारी के कारण थकान और सिरदर्द जैसी गंभीर स्थिति बनती है और बाद में कोमा की स्थिति बन जाती है। तो ये रोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफ़ी व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। तो अभी गिनी देश को इस रोग से मुक्त घोषित किया गया है। यह रोग किस मक्खी से फैलता है, इस बात को आप याद रखिएगा कि ये सेसी मक्खी के काटने से फैलता है। दोस्तों, गिनी की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। कोनाक्री इसकी कैपिटल है और गिनियन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है और यहाँ के वर्तमान में अंतरिम राष्ट्रपति हैं माबाडी डोम्बोया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 2024 में भारत को WHO के द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। WHO ने 2024 में इजिप्ट को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया था। चाड स्लीपिंग सिकनेस को उन्मूलित करने वाला यानी खत्म करने वाला 2024 में पहला देश बना था। जॉर्डन WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया गया है, यानी कि कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जॉर्डन बना है। नेपाल को अभी हाल ही में WHO के द्वारा ट्रैकोमा से मुक्त देश घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में भारत में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है, यानी अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के लिए अनुवादक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। यानी अब जो विधायक होंगे वो विधानसभा में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और भोजपुरी में अपनी बात रख सकेंगे और अपनी ही भाषा में वो सुन भी सकेंगे, क्योंकि इसका अनुवाद किया जाएगा। तो विधानसभा में इसके लिए जो अनुवादक हैं वो बैठाए जाएंगे इन भाषाओं के। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सतीश महाना। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो प्रयागराज में कुंभ पर्व के दौरान 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 76वें जिले के रूप में अस्थायी तौर पर महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। 2024 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या 3289 दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ में नदी के पानी में निम्न में से किसका उच्च स्तर पाया गया है? आंसर हो जाएगा फैकल कॉलीफॉर्म का। तो यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, तो इसका उच्च स्तर पाया गया है महाकुंभ में नदी के पानी में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के द्वारा NGT को एक रिपोर्ट सौंपी गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ में नदी के पानी में फैकल कॉलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है। जो फैकल कॉलीफॉर्म है यह मानव और पशु मलमूत्र से निकलने वाला एक सूक्ष्म जीव है। तो ये महाकुंभ में नदी के पानी में पाया गया है उच्च स्तर पर। इसके अलावा दोस्तों, CPCB ने यह भी कहा है कि जो नदी का पानी है वो नहाने योग्य नहीं है, वो स्नान करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें फैकल कॉलीफॉर्म का हाई लेवल है। ये फैकल कॉलीफॉर्म जो है इसके कारण उल्टी, दस्त जैसी गंभीर बीमारियां बन सकती हैं, तो ये स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है जी कमलिनी।
दोस्तों जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर के एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं जी कमलिनी। तो ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। इनकी वर्तमान में जो आयु है वो है 16 साल 213 दिन। यहाँ पर हम बात करते हैं WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ियों की। तो 16 साल 213 दिन में जी कमलिनी ने किया है और 16 साल 263 दिन में शबनम शकील ने किया था 2024 में। ठीक है, तो दोस्तों WPL आपको पता ही है कि ये महिलाओं का प्रीमियर लीग है। जिस प्रकार से पुरुषों का IPL होता है उसी प्रकार से WPL हो रहा है इंडिया में। तो उसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से डेब्यू किया है जी कमलिनी ने, जो कि सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों WPL की जो शुरुआत है वो 2023 में हुई थी और 2024 का जो खिताब है ये RCB ने जीता था और 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अजमेर में किया गया है। तो दोस्तों अजमेर राजस्थान में पहली बार 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 2000 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका ने महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर बैन लगाया है। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर बैन लगाया है महिलाओं के खेल में। बिहार के पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री बस यात्रा योजना शुरू की है। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर बैन लगाया है। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। कनाडा की डैनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। ये हैं दोस्तों डैनियल मैकगेही। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर अभी हाल ही में बैन लगाया है। और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये बना है IISc बेंगलुरु। दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार IISc बेंगलुरु भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। इसके अलावा IIT दिल्ली, IIT मद्रास और शिक्षा ओ अनुसंधान इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। यानी कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग जारी की गई है तो इसमें भारत के 4 संस्थान शामिल किए गए हैं। तो इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बताया गया है IISc बेंगलुरु, फिर उसके बाद IIT दिल्ली, फिर IIT मद्रास, फिर शिक्षा ओ अनुसंधान। IIT दिल्ली और IIT मद्रास की बात करें तो इनकी जो रैंकिंग है वो 201 से 300 के बीच में है। शिक्षा ओ अनुसंधान की रैंकिंग 201 से 300 के स्थान के बीच में रखी गई है। और दोस्तों ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें पहले स्थान पर कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। तो वो लगातार 14वें साल इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन नई दिल्ली में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस म्यूजियम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों इस पहल को दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसके पहले महानिदेशक थे सर जॉन एलियट और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में। और आपको याद रखना है कि इस विभाग के कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग का जो मुख्यालय है वो पुणे में है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम डिस्कस करते हैं। तो वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी यूपी में बनाया जाएगा। मंदिर संग्रहालय अयोध्या यूपी में। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटका में है।
भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में है। और विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला क्वेश्चन है, एपीडा द्वारा किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, एपीडा ने समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को अभी हाल ही में भारत के प्रीमियम सांगोला और भगवा अनार की पहली खेप भेजी है। अब दोस्तों, इस अनार की ब्रांडिंग की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। एपीडा की बात करें तो इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बोला जाता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका काम होता है एग्रीकल्चर और जो फूड प्रोडक्ट हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देना। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? 19 फरवरी को। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था और उनके पिताजी का नाम था साहिजी भोसले, उनकी माता का नाम था जीजाबाई। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में तोरना किला जीता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी का निधन हुआ था 1680 में रायगढ़ में। दोस्तों, शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान की हत्या 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले के पास की थी। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में स्थित राजकोट किले में अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख यूनाइटेड किंगडम से वापस लाए गए हैं। ये वही बाघ नख हैं जिसके माध्यम से अफजल खान की हत्या की गई थी। तो ये यूनाइटेड किंगडम में थे, अब इनको इंडिया वापस लाया गया है। हाल ही में लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैगोंग झील के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। तो अभी आईसीसी के द्वारा जो वनडे रैंकिंग जारी की गई है तो उसमें नंबर 1 बैटर बने हैं शुभमन गिल। उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी किस देश के अमीर हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? कतर। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? एमपी। एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को किसने लॉन्च किया है? XAI ने। भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस में। 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? इंडोनेशिया। बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? रिलायंस। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाया है? झारखंड। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 9। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मनु भाकर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रथम भारतीय पुरुष डिस्कस करेंगे। जैसे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। इन्हें फिजिक्स में दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं श्री शंकर कुरुप। और ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन। दोस्तों, अब हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 10। भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? एनटीटी लॉकर। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? दिल्ली।
विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग किस देश में बनी है? चाइना। वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? धनंजय शुक्ला। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? नाइजीरिया। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? नेपाल। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? गुजरात में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स की क्लास में एक कमेंट आया था जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है, जिसमें यह बताया गया था कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें अपने करंट अफेयर्स की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप नोट्स बनाते जाएं और रिवीजन करते जाएं और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, जिससे आपकी रिवीजन होती जाएगी। 2-3 बार देखेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में इस लेक्चर में नहीं बताया गया है, पहले बताया गया है। आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं हमारे ऐप पर, तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा 1800 MCQs के करंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। और ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स हैं, इसको भी प्राप्त कर सकते हैं।